उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची ही रहती है, तो कभी बयानों को लेकर तकरार होता है। इस कड़ी में अब इन दिनों सूबे की सियासत डीएनए पर आकर टिक गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल तो लग रहा था कि मामला अब द एंड की ओर जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था, पर बात अब और आगे बढ़ चुकी है। विवाद डीएनए पर शुरू हुआ था। ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर कई तीर छोड़े, तो जवाब अखिलेश की तरफ से भी शब्दबाणों की बौछारों के तौर पर आए। बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पाठक के समर्थन में आए, लेकिन डीएनए पर अड़े अखिलेश और ब्रजेश संग यूपी में सियासी कलेश जारी है। एक दूसरे की राजनीति के मूल पर सवाल दागे जा रहे हैं। डीएनए में खराबी की बात कही जा रही है। सपा की मीडिया सेल ब्रजेश पाठक के बारे में अभद्र बातें लिख रही है। विवाद बढ़ता है तो पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। सपा इस पोस्ट से अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अखिलेश यादव जवाब देते हैं कि पाठक के कमेंट से उनके लोग अपना आपा खो बैठे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजनीति में विरोध के नाम पर सड़क छाप भाषा उचित है? राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल कितना जरूरी है? क्या 27 की लड़ाई के लिए ये सियासी चढ़ाई हो रही है? यूपी में डीएनए की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि यूपी में इन दिनों पोस्ट वॉर के साथ साथ पोस्टर वॉर चल रहा है। यानी गोल बदला तो गोल पोस्ट भी बदल गए। अब तक तो डीएनए पर झगड़ा था, अब इस झगड़े का एजेंडा भी बदल गया। लखनऊ की सड़कों पर इस नए एजेंडे का ऐलान दिखा। बीजेपी के लोग मिशन में जुट गए। अखिलेश यादव माफी मांगो वाला कैंपेन अब तैयार है। तैयारी तो विरोधी पार्टी की भी है। सपा के लोग भी स्वास्थ्य विभाग की पोल पट्टी खोलने निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के औजार और हथियार जुटाए जा रहे हैं। लखनऊ में कई चौक चौराहों पर सवेरे ही अखिलेश यादव माफी मांगो के पोस्टर लग गए। अखिलेश यादव के घर के आसपास भी ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे मानवीय माहौल बना दिया। कोशिश ये बताने की कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, माफी तो गलती करने पर होती है। बीजेपी ने यूपी में घोषणा कर दी कि अखिलेश ने गलती की है और गलती ब्रजेश पाठक से पंगा लेकर की है, तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। इस तरह के भाषा का प्रयोग करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए मेरे ख्याल से ये डूब मरने वाली बात है। मैं तो केवल ऐसे ही कहूंगा, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। और राजनीति में इतना गिरना मुझे लगता है कि ये अपने आप में निंदनीय है। और हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, उसमें भाषाई मर्यादा हमेशा सबसे उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक विरोधी और शारीरिक विरोधी कभी नहीं बनना चाहिए। और मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख करके आम जनमानस में बहुत ही सकारात्मक संदेश देना चाहिए, ना कि ऊट पटांग की बात करके उनके जनमानस के मन में पार्टी और व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता लाना। इधर तैयारी समाजवादी पार्टी की भी पूरी है। अखिलेश यादव के लोग काम पर लग गए हैं। कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया था। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवालों की लंबी लिस्ट बन गई है। समाजवादी पार्टी के लोगों को डिप्टी सीएम के मंत्रालय की पोल खोल करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियां दिखाने के लिए वीडियो जुटाए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक से चल रहे झगड़े में अखिलेश ने खुद ही कल शीत युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन अब उनका मन बदल गया है। आज फिर से शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ही की। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। डीएनए के बहाने मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर अखिलेश राज से जुड़ी कई विवादों का जिक्र किया। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉनों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अब तक तो लड़ाई सोशल मीडिया में थी, लेकिन ऐसा कहीं न हो कि ये युद्ध अब सड़कों पर दिख जाए। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सपा मीडिया सेल की ओर से एक अभद्र टिप्पणी के बाद ये पूरा भयंकर बवाल मचा हुआ है, जिसने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को डीएनए चेक करवाने की सलाह दी थी। हालांकि सपा मीडिया सेल की तरफ से इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर बीजेपी के लोग अखिलेश यादव और सपा को घेर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं फिलहाल कि ये विवाद खत्म होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर कथित तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये बवाल मचा। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया
फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इस तरह से ट्वीट पर ट्वीट चलते रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं, क्योंकि डीएनए को लेकर सपा भड़की हुई थी, अखिलेश यादव भड़के हुए थे, कहानी श्री कृष्ण से भी जुड़ी और फिर यदुवंशियों तक भी आई। कहानी भगवान कृष्ण बनाम शिशुपाल की भी हुई। संकेत से ही विरोधी को निपटाने की तैयारी की गई। बात शुरू हुई थी डीएनए से, फिर लड़ाई पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक में नजर आती है। अखिलेश यादव कहते हैं हम यदुवंशी हैं और हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है। बात रात तक थी, लेकिन जब सुबह होती है तो पाठक शिशुपाल का प्रसंग लेकर आते हैं और फिर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सुधर जाएं, वरना शिशुपाल जैसा हाल होता रहेगा। ब्रजेश पाठक लगातार सपा के डीएनए पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी जिसे धूर्त भाषा कहा जाता है, जिसे बोला या फिर लिखा नहीं जा सकता, और जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को टैग किया और फिर अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को। कुल मिलाकर यूपी में डीएनए पर दंगल जारी होने के साथ साथ अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लड़ाई सोशल मीडिया के बाद सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगा था कल कि शायद शीत युद्ध हो जाएगा, विराम हो जाएगा, एक दूसरे को समझाने की बात कही गई थी और अपनी अपनी भाषा को मर्यादित रखें, इस बात की सलाह भी दी गई थी, लेकिन बात बढ़ चुकी है। हमारे साथ वेद प्रकाश मिश्रा है, नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है मिश्रा साहब आपका। दुर्गा शर्मा है, नेता सपा से, बहुत स्वागत है दुर्गा जी आपका। और अजय शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। शुरुआत करता हूं मैं वेद प्रकाश मिश्रा जी। लड़ाई 27 की लड़नी है, लेकिन अभी से जो जंग चल रही है नेताओं में, उसमें पोस्टर वॉर के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने भी डीएनए टेस्ट कराने से लेकर अब मानहानि तक का दावा ठोक दिया है, ये कहते हुए कि माफी नहीं मांगेंगे, झुकेंगे नहीं। आपको और आपके सभी चैनल पर प्रतिष्ठित जो हमारे साथी हैं उनको मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, बात सियासत की हो रही है, तो जब सियासत की बात होती है, नेता विरोध प्रतिपक्ष होने के नाते, क्या समाजवादी पार्टी की यही मानसिकता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो व्यक्तिगत टिप्पणी करके और इस तरीके का वातावरण पैदा करेंगे कि समाज में एक जातीय ध्रुवीकरण और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए? जो भाषा आई माननीय ब्रजेश पाठक जी के बारे में, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी? आपको 2027 का चुनाव लड़ना है, आप मुद्दों के आधार पर आइए और राजनीति करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रश्न करिए, हम सरकार में हैं, उसका जवाब देंगे। आप हमसे जो सियासी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन आप जब तरीके का भाषा, आप सेना का जातियों में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप समाज में आकर के एक जात विशेष के ऊपर, ब्राह्मण वर्ग के ऊपर आप एक तरीके की डीएनए को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, तो आखिर समाज को आप कहां ले जाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इसको एक जातीय संघर्ष में बदल देना चाहते हैं? आज मामला कहां से बह करके कहां से पहुंच गया, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुद्दों के आधारित राजनीति क्यों नहीं करते हैं? और अगर जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है तो वो तो कोई अखिलेश यादव जी से सीखे। पिछली बार उन्होंने कहा कि सत्ता ने पूरे देश में उच्च वर्ग का कब्जा है, फिर लगातार उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई उसी से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। उसके बाद माननीय रामगोपाल यादव जी ने जो टिप्पणी की, इन सब टिप्पणियों का भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है। हम लोग इस तरीके की मानसिकता के लोग नहीं है, हम किसी के ऊपर जातिगत टिप्पणी या डीएनए को लेकर के कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं और इससे समाजवादी पार्टी को भी बचना। सही बात है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिना व्यक्तिगत टिप्पणी के राजनीति होती कहां है, वो भी खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में। सवाल कुछ आपकी तरफ भी थे, आपने समाजवादी पार्टी से डीएनए पूछा तो उन्होंने ब्रजेश पाठक का डीएनए बता दिया और जो शब्द थे बाद में डिलीट किया गया वो आपत्तिजनक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये युद्ध विराम होगा कब? दुर्गा जी बताइए, जो बात कह रहे हैं वेद प्रकाश मिश्रा जी की राजनीति करिए, मुद्दों के आधार पर राजनीति करिए, 27 की तैयारी करिए, पीडीए उसके लिए तैयार है जैसा अखिलेश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जातियों की राजनीति और व्यक्तिगत टिप्पणी वाली जो राजनीति है, जिसके लिए खुद अखिलेश ने कल कहा कि मैंने उनको भी समझाया है, वो उग्र हो गए थे इसलिए मेरी टीम के लोगों ने लिख दिया, अब आगे ऐसा ना हो और आप भी ना करें। आज फिर से जस की तस स्थिति, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ गए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं सुन रही हूँ उनकी बात जो ये बोल रहे हैं, लेकिन भाषा शैली की अगर ये बात कर रहे हैं तो भाजपा को इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? ऐसा लग रहा है कि लाल मिर्चें इनके मुंह में डाल दी गई हैं। वो क्यों? क्योंकि आप मुख्यमंत्री को देखिए, जो सरकार का मुख्यमंत्री है, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा शैली आप देखिए। मंच पे खड़े होके क्या भाषा बोलते हैं? काट देंगे, मार देंगे। आप ये बताइए, नेताजी, परम आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? उन्होंने युवा वर्ग के लिए क्या नहीं किया? उन्होंने कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके लिए कुछ कार्य नहीं किया? आज उनके बेटे सपा प्रमुख आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए आप आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आपका भाजपा IT सेल जो है वो बराबर मैं देखती हूँ, कभी कोई एडिट फोटो डाल दिया उनका, कभी कोई एडिट फोटो डाल दिया, तब आपको कहाँ क्या सूंघ जाता है? ऐसा लगता है जैसे कि आपके मदर डेयरी के दूध वाला मुंह में दही जम जाता है। वो क्या होता है? मैं बराबर देख रही थी जिस समय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूंक रहे थे। जो पुलिस थी, मैं पुलिस नहीं कहूंगी उत्तर प्रदेश की, मुझे तो अब ऐसा लगता है यूपी की जो पुलिस है वो भी भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षा कर्मी बन चुकी है। मैं पुलिस वालों के लिए भी कहना चाहूंगी कि शर्म करो। अगर काले पन्नों में देश की बर्बादी का अगर नाम लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका नाम भी लिखा जाएगा। आपने बेईमानी नहीं की है। पुलिस प्रशासन जो है उसने कभी बेईमानी से वो नौकरी पे नहीं गया है, लेकिन आप भाजपा के राज में आप सोचिए कौन सी गुंडई दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? भाजपा सरकार, अगर मैं कहूँ भाजपा सरकारों में, मैं तो ये कहूंगी कि आपने ही तो सिखाया है। भाई, आप किसी पर कीचड़ बार बार फेंकेंगे, आप किसी पे बार बार पत्थर फेंकेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ बंधे हुए हैं। ऐसा किसने सिखाया आपको? आप बताइए। DNA की बात तो सबसे पहले आप ही लोगों ने की थी ना। आप ही लोगों ने तो आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू की थी। आपके नेता एक तरफ कर्नल के लिए अपशब्द बातें करते हैं, उसको आतंकवादियों से जोड़ देते हैं, सोचिए। दूसरी तरफ आप इस तरीके की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती भाजपा को? अब ये भाजपा की जो दुकानदारी है ना, ये चलने वाली नहीं है। 2027 में जनता जाग चुकी है और जनता इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से जवाब देगी। नहीं, ठीक है, जनता हमेशा ही जगी रहती है, 2027 में जाकर जगेगी ऐसा नहीं है। और आपको पूरी तरह से अधिकार है, जैसा वेद प्रकाश जी कह भी रहे थे, कि आप 27 की तैयारी करिए। और कल खुद अखिलेश ने कहा था, बाकायदा उन्होंने लिखा कि PDA सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में आगे बढ़ रहा है। ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, खाली है। यानी एक तरफ लड़ाई भी चल रही है, दूसरी तरफ वो बीच बीच में ऑफर भी दे देते हैं ब्रजेश पाठक को कि भाजपा में उनको कुर्सी और स्टूल नहीं मिल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो चाहे तो इधर आ जाएं। जब वो नहीं आते हैं, पलट कर जवाब दे देते हैं, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब बराबर का गेम चल रहा है। बहरहाल अजय जी, जो बात दुर्गा जी कह रही हो, जो बात वेद प्रकाश जी ने कही, जो राजनीति है उसमें क्या वाकई शर्म रह गई? शर्म की बात दोनों कहते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए कहते हैं। ज्ञान दोनों देंगे, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर लागू करेंगे। आदरणीय विजय प्रताप जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस भारत देश के जिस राज्य में जहां जहां जब भी चुनाव हुआ, चुनाव होने के 1 साल पहले से हर पार्टी केवल मुद्दों से भटकने के लिए या तो DNA, या तो जातिगत, या तो धर्मवाद का उपवाद करके आपस में 1 साल खराब कर देंगे और जनता यह इंतजार करती रह जाती है कि ये नेता कब हमारे विकास की बात करेंगे, कब हमारे रोजगार की बात करेंगे, कब हमारे स्कूलों की बात करेंगे, कब हमारे अस्पतालों की बात करेंगे, कब यहाँ के हत्या की बात करेंगे, कब यहाँ के गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खत्म करने की बात करेंगे। आज सपा हो या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, इतने बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद भी इनके शब्दों को इस तरह से लिखने में क्या इन्हें शर्म नहीं आती है? मुझे याद है, मैंने 1.5 साल पहले कई डिबेट में इस बात को सुप्रीम कोर्ट से अपील किया था कि ऐसे नेताओं को इमीडिएट एक कानून बनाकर क्यों नहीं पद से हटा दिया जाता जो अभद्र टिप्पणी करते हैं। किसके DNA की बात करते हैं आप? कौन सा DNA है? किस व्यक्ति के DNA की बात करते हैं आप? आपको शर्म नहीं आती है कि आप किस तरह पूछ रहे हैं? और दूसरी तरफ जवाब देने वाला व्यक्ति भी उसी में भर जाता है, यानी एक तो गुंडा, दूसरा महागुंडा। यह तरीका इस देश की जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027
इसी 2026 में है। आप सोचिए कि यह कैसे लोग हैं, हमसे उपेक्षा करते हैं कि हम टेलीविजन पर आकर समाज की बात को उठाने का काम करें। क्या हम समाज की बात को उठाएंगे जब एक भी नेता हमें यह नहीं दिखता है कि वो जवाब देने में कमजोर है? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से अपील करके कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी नेता, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, पार्षद हो, अगर वह अपशब्दों का प्रयोग, पारिवारिक अपशब्दों का प्रयोग किसी भी नेता के बारे में करता है, उसको पद से तुरंत निष्कासित कर दिया जाए और उसे 5 साल चुनाव न होने दिया जाए, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हो और चाहे वो अखिलेश यादव हो। एक दूसरे को यह समझना होगा कि हम राजनीति इसलिए नहीं करने आए हैं कि एक दूसरे की पोल जानबूझ कर खोले और अभद्र टिप्पणियां करें। हम राजनीति इसलिए करने आए हैं कि इस देश की जनता को कैसे समरसता दें, इस देश की जनता को कैसे विकास दें, इस देश के युवाओं को कैसे रोजगार दें। मेरी समझ में नहीं आता विजय प्रताप जी, आज हम लोग इतना बड़ा बड़ा चैनलों पर बैठ करके बड़े बड़े लोगों के साथ बात करते हैं, पर इन बड़े लोगों में जरा सा भी समझ नहीं है। एक डिप्टी सीएम है तो एक पूर्व मुख्यमंत्री है, अब दोनों में से किसको क्या कहा जाए? हम लोग तो यही कह सकते हैं ना कि भैया दोनों लोगों को सामाजिक समरसता के साथ बात करने की जरूरत है, न कि किसी डीएनए की टेस्ट करने की बात करनी चाहिए। अच्छी बात कही है शर्मा जी आपने, बहुत बैलेंसिंग आपका जवाब था। सवाल यही है, जब आप कहते हैं कि समरसता की राजनीति, जब राजनीति जहर घोल के हो तो समरसता आएगी कहां से? वेद प्रकाश जी, जो आप कह रहे हैं उस बात का खंडन किया दुर्गा शर्मा ने। उनका यह कहना है कि आपने मुद्दा उठाया तो हमारे लोगों ने भी जवाब दे दिया, वरना हम तो 27 की तैयारी कर रहे हैं। पीडीए उसके लिए सकारात्मक राजनीति के साथ, मुद्दों के आधारित राजनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे आप तकलीफ में हैं क्योंकि जनता जाग चुकी है और 27 में बीजेपी नहीं आएगी, ये उनका दावा है। मैं दावे पर नहीं जाता, लेकिन उनको दावा करने का अधिकार जरूर है। लेकिन जो अभी मौजूदा दौर में आरोप प्रत्यारोप, जिसमें दखल देना पड़ा, बड़े नेताओं को भी, मुख्यमंत्री को भी दखल देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी पोस्टर वॉर आपने छेड़ दिया। अगर उनकी तरफ से कुछ गलत था, उनकी तरफ से गलती हुई है, अखिलेश ने कल कह दिया, तो फिर अब सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत आन पड़ी? या आपको लगता है कि हाँ, जवाब इसी तरीके से देंगे तभी आप एज में रहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो हमारी बहन अभी समाजवादी पार्टी से हैं, जो बात वो कह रही थी, और माननीय मुख्यमंत्री की शब्दावली, लोगों के संस्कार, इनके लोगों के संस्कार प्रदर्शित होते हैं और आप भी सुन रहे हैं, पूरी आपकी जनता भी सुन रही, पूरे आपके दर्शक भी सुन रहे हैं जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर विधानसभा के अंदर जब आपसे बहस होती है, पूर्ण अधिकार है, लेकिन आपको ओछी टिप्पणी करने का किसी के ऊपर अधिकार नहीं है। क्या आपने स्वर्गीय जो हमारे नेताजी हैं, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कहे गए शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके बारे में समाज में कितनी संभावना थी और क्या कुछ उन्होंने कहा था। आपने तो अपनी बात कह दी, लेकिन मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। जो बात उन्होंने महिलाओं के साथ हुई घटना के बारे में युवाओं के बीच है, और अगर इस शब्द को तो फिर वही बात की पुनरावृत्ति हो जाएगी, फिर हमारे और आपने फर्क क्या रहेगा? दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब संभल में पुलिस जब संभल में पुलिस के ऊपर पत्थर चलते हैं और उसमें पुलिस की गोली से जो लोग इंजर होते हैं, उनको देखने के लिए समाजवादी पार्टी के पास समय रहता है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बहराइच में कोई आप लोग क्यों नहीं जाते? तो समाज में ध्रुवीकरण करने का काम तो आप लोग करते हैं, समाज में जागरूकता पैदा करने का काम तो आप लोग करते हैं, समाज में डीएनए जांच करने की बात तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। उसका समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी है वो पहले समर्थन करते हैं, और बात जब इतनी बिगड़ जाती है कि लोग सड़कों पे उतरने की स्थिति आती है, तब वो कहते हैं कि इसको बंद करना चाहिए। भाई, आपने पहले क्यों आपने पहल की, और जब आपने पहल की तो फिर उसका जवाब आया, और जिन चीजों की आप पहल करेंगे भारतीय जनता पार्टी उन चीजों पर आपको जवाब देगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। आपको चुनाव लड़ना है, आप आइए मैदान में, तो हम सरकार में हैं, आप विपक्ष में हैं, आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हर मुद्दे पर आज से हम बात करने के लिए तैयार हैं।
तैयार हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाएगी तो निश्चित रूप से उसका जवाब सुनने के लिए आप लोग अपने को तैयार रखिएगा। और जो आप लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्या माननीय मुख्यमंत्री जी केवल हमारे हैं? आपके माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, मुझे भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। हम कभी माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करते, वो हमारे सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि आप सम्मानजनक तरीके से लेना जानते ही नहीं। क्या आपके संस्कारों में यही है? आप बताइए, आपके किस नेता का नाम हम लोग अमर्यादित ढंग से या सम्मानजनक ढंग से लेते हैं? बताइए दुर्गा जी। वो कह रहे हैं कि मर्यादा में रहने की बात करिए। जवाब उन्होंने दिया, वो फिर भी विराम चाहते थे, लेकिन अब जो है ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया था, तब इन लोगों की आंखें कहाँ चली गई थी? जब हाथरस के अंदर दलित बेटी को जलाया गया था, तब इनकी आंखें कहाँ चली गई थी? तब इनकी जुबान कहाँ चली गई थी? मेरे ब्राह्मण समाज के परिवार की झोपड़ी को जलाया गया, तब आपकी आवाज कहाँ चली गई थी? आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे मेरे संस्कार मत बताइए। मेरे संस्कार आप बताने वाले कोई नहीं होते हैं। पहले आप अपने संस्कारों को देखिए कि आप क्या हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है। आपके स्वास्थ्य मंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, बराबर हम देख रहे हैं। आप बताइए कौन सा सरकारी अस्पताल में आपको क्या व्यवस्था मिल रही है, कहाँ क्या गंदगी नहीं है, कहाँ पे क्या गरीबों के लिए इलाज मिल रहा है। आप असल में क्या है, असल में मैं तो ये कहूंगी माननीय ब्रजेश पाठक जी इस समय अपने पद को चलाने लायक नहीं है, बिल्कुल भी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। इसी कारण आपके ही जो कार्यकर्ता हैं वो इसको माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो जनता है, जनता भी सब कुछ देख रही है। आप मुझसे क्या बहस करना चाहते हैं? मैं आपको और क्या जवाब दूं? आपको असलियत देखनी है तो दुर्गा जी मेरी आवाज आप तक जा रही है? कैंसर जैसे लोगों का इलाज नहीं हो रहा, पैट स्कैन जैसी मशीनें नहीं, दुर्गा जी MRI के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं है, एक्सरे के लिए मशीनें उपलब्ध नहीं है, व्यवस्थाएं दिखाई देती है करना और दुनिया करना। ये आप खुद देखिए, इंसान जब खुद के शीशे के दरवाजे हो ना तो दूसरे के दरवाजों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। पहले आप अच्छा ठीक है, वेद प्रकाश जी एक मिनट। दुर्गा जी मेरी आवाज आप तक जा रही है? अब आपको ब्राह्मण नहीं आता? दुर्गा जी मेरी आवाज आप तक जा रही है? अगर सफाई अपने पे आ गया ना तो हर चौराहे पे मुख्यमंत्री। चले, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही है। मैं चाहूंगा दुर्गा जी को एक बार फिर से कनेक्ट किया जाए। दुर्गा जी, सवाल ये है ना कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रदेश में स्वास्थ्य का हाल क्या है, MRI मशीनें नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है, तो क्या ब्रजेश पाठक का DNA पूछने से MRI मशीन आ जाएगी? क्या ब्रजेश पाठक का DNA जान लेने से कैंसर का इलाज हो जाएगा? ये सवाल है ना। आप बात करते हैं उनके DNA की और फिर कहते हैं कि हम तो मुद्दों आधारित राजनीति कर रहे हैं। क्या इस तरीके की राजनीति से आपको लगता है कि हाँ वाकई आप जनता का भला कर रही हैं? चाहे उधर से या इधर से जो बयानबाजी चल रही है, इससे जनता का भला होगा? ये मुद्दे हैं। क्या मंदिर के अंदर अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं मंदिर में पूजा करने, ये आपको किसने अधिकार दिया कि भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे और जाके उस मंदिर की धुलाई करेंगे? आप विरोध करिए, आपने किया भी, किसने दिया? किसी ने आप खारिज किया? DNA की बात करते हैं ना, तो ये अधिकार आपको किसने दिया? आप मुझे बताइए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी सुदामा हैं, है ना। और सुदामा का और श्री कृष्ण की जो दोस्ती है वो तो हमेशा जग जाहिर है। तो ये इस तरीके की बातें आपके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं तो यही कहूंगी कि भाजपा जो है असल में असली मुद्दों को ढकना चाह रही है, क्योंकि भाजपा के पास में न युवाओं के लिए रोजगार है, न जनता के लिए कोई अच्छी व्यवस्था है। कभी वो मुस्लिम्स के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कभी वो दलित समाज के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कभी हमारे सांसद के लिए उनके घर पे जाके पथराव करना शुरू कर देते हैं, कभी वो बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, तलवारें, हाँ, तो कभी कभी वो तलवारें दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडई दिखाना चाहते हैं, आप जनता के अंदर डर बैठाना चाहते हैं। आज सभ्य परिवार की जो लड़कियां है ना,
मैं तो ये कहूंगी उनको जाने में भी बाहर डर लगता है कि कुछ नहीं पता कहाँ पे कौन से आवारा गुंडे तलवारें ले लेके घूम रहे हो। आप जवाब दीजिए ना, आपके कौन सी सेना थी वो? मैं तो भूल करनी सेना, हाँ करनी सेना। अगर मैं वो करनी सेना नहीं है, वो योगी सेना है। सॉरी माफ कीजिएगा, मैं आदित्यनाथ जी के लिए योगी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि योगी जो होते हैं ना वो तो अपने आप में एक बहुत बड़े हस्ती का नहीं, आपके कहने से नहीं होता है। और बहरहाल वो योगी थे पहले, अब वो महंत हो चुके हैं, तो योगी आप नहीं कहें तो बेहतर है, क्योंकि वो योगी बहुत लंबे समय तक थे और जब उनके महंत जी का निधन हुआ तो फिर वो उनकी व्यवस्था के हिसाब से उनको महंत बना दिया गया। उस मठ के महंत वो हैं, अब वो योगी नहीं है। ठीक है, उनका नाम प्रचलित है योगी के तौर पर, लेकिन वो पद पर अब महंत के हैं और प्रदेश के मुखिया भी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने दो मेजर पॉइंट बोला। एक कहा कि एक दलित की बेटी, बेटी होती है। दलित की बेटी का क्या मतलब होता है? बेटी तो बेटी होती है ना, किसी भी समाज की हो वो बेटी ही होगी। दलित की बेटी, मुस्लिम की बेटी, ये बंटवारा कौन करता है? यहीं पर अंतर आता है। और जब आप कहते हैं कि उस समाज के लिए बीजेपी ये कहती है, तो वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए आपने भी बहुत कुछ कहा है। तो बांटने की राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है ना। फिर या तो दोनों नहीं कर रहे होंगे, और कर रहे हैं तो फिर दोनों कर रहे हैं। दोनों स्वीकार करिए। डॉक्टर अजय, जो आपने सुना अभी तक चर्चा, आपको लगता है कि हाँ वाकई मुद्दों आधारित राजनीति पर हम आगे बढ़ पाएंगे, या बिहार चुनाव और ठीक उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल 27 में, तब तक अब एक नई रणनीति के साथ बीजेपी सत्ता में तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन के साथ उस तबके को अपने पास लाने की कोशिश में है जिस तबके से उसका बिखराव हो गया था, या बीजेपी ने वोट बैंक काट लिया था अलग अलग पार्टियों का, और उसके तहत ये सारी कवायद चल रही है, जिसका बीजेपी भी कह रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए अशोक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने डीएनए पूछने की बात कही है ब्रजेश पाठक जी की, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और किस इंडिया की बात कर रहे हैं, किस पीडीए की बात कर रहे हैं, ये किसको अपने साथ रखेंगे? जिस व्यक्ति ने, नीतीश कुमार ने जिसकी शुरुआत की थी वही भाग गया। आज अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस से दूर हट कर फिर हरियाणा को कांग्रेस से हटा दिए, दिल्ली को खुद हार गए। तो ये एक करने की क्षमता अब इनमें रही नहीं। यह गलत फहमी हो गई है इन लोगों को कि अब ये एक हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहती है कि मैं हर बार चुनाव में तैयार रहता हूं। उसका कारण ये है कि अपने साथ ये सहयोगियों को किस तरह से मिला के रखते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, ये कांग्रेस और सपा, आपकी आप पार्टी या तृणमूल, ये जो भी है, ये आपस में इकट्ठा तो है ही नहीं। और फिर ये बात करते हैं कि किसकी बेटी, दलित की बेटी, मुसलमान की बेटी, ब्राह्मण की बेटी, ठाकुर की बेटी। अरे यहाँ इसमें ठाकुर और ब्राह्मण और दलित और मुसलमान कहाँ से आता है? ये भारत देश की समाज है, ये भारत देश का समाज, यहाँ की जनता, हर व्यक्ति को इस देश के बारे में चिंता है, देश के अखंडता के बारे में चिंता है, और हर व्यक्ति को यह ख्याल है कि ये बेटी है, न कि किसी जाति की होती है बेटी। बेटी सबकी बेटी होती है। इसलिए इस तरह की टिप्पणियां करना, वो भी नेशनल चैनल पर, यह बड़े शर्म की बात है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि डीएनए देखना जरूरी है, तो फॉर्म भरते समय एमएलए के उसमें कॉलम बढ़ा दिया जाए कि संस्कार लिखो कि तुम्हारे माँ बाप क्या थे, और डीएनए लिखो कि तुम वाकई उस डीएनए के बच्चे हो या नहीं। क्यों नहीं लिखा जाता उस कॉलम में? कॉलम में पढ़ा दिया जाए ताकि दोबारा कोई पूछना बंद कर दे। हद हो गई है अब राजनीति की परिकाष्ठा को इतना नीचे गिरा दिया जाएगा राजनीति में, यह तो बड़ा ही शर्म की बात है। ठीक है, वेद प्रकाश जी, आपने कहा कि माफी मांगो, उन्होंने कहा नहीं मांगेंगे। फिर उन्होंने कहा कि माफी मांगना तो दूर, आपने हमारे नेता की मानहानि किया है, हम डिफेमेशन चार्ज कर रहे हैं, नोटिस भेज दिया आपको। आप कह रहे हैं हमारे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कोर्ट तक ले जाएंगे। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि इस तरीके की नौबत क्यों आई? क्या हम जो राजनीतिक दल के लोग हैं ये नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचेंगे या व्यक्तिगत आक्षेप से हम बचेंगे? वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, कोई भी हो, हम सभी लोग एक ही काम तो करते हैं। कोई सरकार में है, कोई विपक्ष में है, तो विपक्ष में जो लोग हैं उनका भी वही काम है, और जो सरकार में है उनका भी वही काम है। तो क्या सरकार में बैठे हुए लोगों को विपक्ष के लोग अभद्र भाषा से संबोधित करेंगे? ये विपक्ष को अधिकार किसने दे दिया है?
हमको आप विचार कीजिए, मैं तो पूरे देश की जनता से कह रहा हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले नेता का बहिष्कार करिए। और अगर टिप्पणी यही देखनी है तो समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे सम्मानित प्रवक्ता चैनलों पे आते हैं, वो कभी भी आप देख लीजिए, ब्राह्मण के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ओछी टिप्पणी करते हैं, किस भाषा का प्रयोग करते हैं, गुंडई, बदमाशी, ये करते हैं, वो करते हैं, ये क्या है तरीका? अरे कुछ पढ़ लिख लीजिए, कुछ शब्दकोश इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद चैनल पे आकर के बहस करिए। बहुत सारे मुद्दे हमारे यहाँ हैं, बहुत सारी शब्दावली ऐसी है तो सम्मानजनक तरीके से भी विरोध किया जा सकता है। विरोध करने के लिए किसी को अपशब्द कहना या गालियां देना आवश्यक नहीं होता, लेकिन जिसकी जितनी मर्यादा, जितनी भाषा और जो संस्कारों में वो पला बड़ा है, वो उसी भाषा में बात करेगा क्या? जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर उनके डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त आपको हो जाएगी तो क्या सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या हम पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में या पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करें तो क्या आपको अच्छा लगेगा, समाज को अच्छा लगेगा? तो क्या इन टिप्पणियों से बचा नहीं जा सकता है? यह हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आरोप प्रत्यारोप करने से इस समस्या का समाधान नहीं कभी भी होगा। अगर कहीं कोई कमियां हैं तो आप अपनी कमियों पर ध्यान दें, हम अपनी कमियों पर ध्यान दें, बैठ करके बात करिए, समस्या का समाधान करिए। सड़क पर उतरने से या आंदोलन चलाने से या पोस्टर छापने से या गलत टिप्पणी करने से न समाज में कोई अच्छा संदेश जाएगा और न ही आपके लिए हित में है और ना वो हमारे हित में है, ना समाज हित में है। तो इसलिए आप बैठ करके तय कीजिए, आप बैठ करके ये निर्णय लें कि इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करेंगे कि समाज में गलत संदेश जाए। मेरा तो ये कहना। लेकिन वेद प्रकाश जी, सवाल ये भी है ना कि जो आपने अभी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि राजनीति में वो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष बैठे हो, करते तो एक ही काम है ना, यानी जनता की सेवा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जब तक सत्ता में नहीं रहते हैं तब तक ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, इसलिए दर्द होता है। विपक्ष में रहने पर इस बात का ही दर्द होता है कि हम ज्यादा सेवा करना चाहते हैं, कम कर पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है और सत्ता में जो है उनको सत्ता से हटा देंगे तभी वो मौका मिल पाएगा। इसलिए उसके इर्द गिर्द इन तमाम चीजों का जिक्र होता है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान लेने को कोई तैयार नहीं है। दुर्गा जी, वेद प्रकाश जी ने कहा कि भाई राजनीति में हम सब एक बात और, हाँ बोलिए, जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष में बैठे हुए हमारे जितने भी सम्मानित नेतागण हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस से हैं, बसपा से हैं, किसी भी दल से हैं, और वो विपक्ष में हैं, हम सरकार में हैं। देखिए, सरकार में बैठना ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे नाम बैनामा कर दिया गया है या विपक्ष में बैठना ही आपकी किस्मत में है। इसके पहले आप सत्ता में थे, आज हम सत्ता में हैं। आप सत्ता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसके लिए इतना विचलित हो रहे हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमको जनता ने सत्ता में बैठाला है, हम आपकी कृपा पर तो बैठे नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से कोई असहमत नहीं। जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं आज, दवा नहीं है, रोजगार नहीं है, राशन नहीं है, सड़कें नहीं है, आप बताइए, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था आपको पूरा संवैधानिक अधिकार है, आप नेता विरोधी दल है, आपके पास कार्यालय है, आपके पास सभी लोग हैं, आप कहां गए थे? विधानसभा में एक भी सकारात्मक क्वेश्चन लेकर के आप आए हमारे सामने कि आप इसका जवाब दीजिए, और तब तो आप चुप्पी साधे बैठे रह चुके, आपको उस समय ये काम करना नहीं है। और अब आप जनता को दिखाना चाहते हैं कि सरकार मेरी सुन नहीं रही है, हमारी कोई बात नहीं मानना चाहते, तो आप सरकार में बैठे हुए लोगों का डीएनए चेक कराने की बात करते हैं। आप मुद्दों पर आइए ना, खुला मंच करके बहस करिए, जवाब लेते हैं। वेद प्रकाश जी जवाब लेते हैं। आप वरिष्ठ भाषा का व्यवहार, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आपका अनुभव उसके आधार पर ही मैं समझ पा रहा हूं कि आप अपनों को भी समझा रहे हैं और दूसरे दलों को भी समझा रहे हैं, उनके नेताओं को भी समझा रहे हैं। लेकिन जो आपने एक और उदाहरण दिया, उस उदाहरण का भी जवाब है। जब आप कहते हैं कि बैनामा नहीं करा दिया है तो यही तो समस्या हो जाती है ना, क्योंकि सत्ता में आने के लिए जो लालसा है सभी दलों की, वो यही चाहते हैं कि बैनामा हो जाए। वो तो एक अच्छी व्यवस्था संविधान में दिया गया, लोकतांत्रिक देश है, वरना करवा भी लेते बैनामा, उसके लिए पूरी तैयारी है। बहरहाल दुर्गा जी जवाब देंगी। वेद प्रकाश जी का कहना है कि चाहे उनके हों या आपके हों, कोई भी हो, जनता की सेवा के लिए आप मुद्दे उठाइए। आपने बहुत अच्छी बात कही है बैनामे की। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना एक अपना मानसिकता ये बना ली है कि अब हमने रजिस्ट्री करा ली है,
पनामा तो छोड़िए, हमने रजिस्ट्री करा ली है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है। इसी कारण आज उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर ना लोगों के पास नौकरी है, ये मुद्दों से भटका रहे हैं। भाजपाई जब जब सवाल होते हैं, जब जब इनसे सवाल किए जाते हैं, उससे पहले ही कोई ना कोई मुद्दा भटका देते हैं। कभी नौकरी को लेकर ये बात नहीं करते, कभी ये किसानों को लेके बात नहीं करते। जहां इनके मंत्री किसानों पे, हमारे अन्नदाताओं पर हार चढ़ाते हैं, उनके आगे कीले डाल देते हैं, उनकी कोई बात नहीं करते। ये एक्सपोर्ट जैसे टैरिफ कार्ड्स की कोई बात नहीं करते। सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं जिस शहर से आती हूँ मुरादाबाद से, है ना, वो एक्सपोर्ट के मामले में, पीतल नगरी उद्योग के मामले में एक अपने आप में अपना वो पहचान रखता है। ये टैरिफ की बात नहीं करते कभी, ये शिक्षा की बात नहीं करते। वर्तमान में स्वास्थ्य की सोचिए, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। आप अस्पतालों में देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्बुलेंस चलाई थी, भला हो उनका, जनता दुआ देती है उन्हें कि उन्होंने जो एम्बुलेंस चलाई थी उसके कारण वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन आज उन गाड़ियों में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उनमें ड्राइवर नहीं है। सोचिए, पैट स्कैन जैसी कैंसर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रजिस्टर चेक किया हॉस्पिटल में जाके, वहां पे देखा मैंने तो वहां लिस्टें लगी हुई हैं। आप 6 महीने में पैट स्कैन का नंबर आएगा, 1 साल में तब तक क्या होगा, उस मरीज की मृत्यु हो जाएगी। एक्सरे की मशीनें नहीं है, ब्लड टेस्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए, महिलाएं अपने आप में ये होता है कि भाई मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ब्लड इन्होंने बताइए आप मुझे, कहीं कोई खून जैसी समस्या, अगर महिलाओं के लिए एनीमिया जैसी समस्या आ जाती है तो बेचारी क्या करें। महिलाओं के लिए डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है। आप क्या बात करते हैं? दुर्गा जी, मुझे लगता है ना कि जितने मूल सवाल आप उठा रही हैं, उन सवालों का जवाब किसी का डीएनए पूछने से तो नहीं मिल पाएगा ना। मैडम, आप सवाल उठाइए, क्या डीएनए पूछने से महिलाओं को खून मिल जाएगा, एनीमिया का इलाज हो जाएगा? मिर्चें लग रही हैं आपको, इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, मिर्ची कहाँ लग रही है? मुंह में छाले हो गए हैं, और भाई जैसे छाले वाले इंसान की कोई मिर्चें खिला दी जाती है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इतना बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? आपने हमारे आप वालों को भी तो बुरा लग रहा है, बुरा तो दोनों तरफ लग रहा है ना। बताइए, ये पूरा विश्व देखता है, भारत ही नहीं पूरा विश्व देखता है कि आपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो आपने नहीं कहा हो? आप कार्यकर्ताओं का तो छोड़िए, आपके मंत्रियों ने कहा, मंचों पे खड़े हो के, महिलाएं सुन नहीं पाएंगी। मेरे संस्कार ये हैं, मैं उस घर की बेटी हूँ, मैं उस परिवार की बेटी हूँ, मैं दादा परशुराम की वंशज हूँ, है ना, कि मैं अपने मुंह से वो शब्द बयान नहीं कर सकती जो आपने हमारे समाजवादी परिवारों के लिए बोले हैं। तो आप कैसे, आपको इतना बुरा लग रहा है? आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। अगर किसी ने आप किसी पे बार बार ईंटें मार रहे थे, तो बदले में किसी ने आपके ऊपर एक ईंट मार दी, तो इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या गलत है? सही बात है, एक ही ईंट तुम्हारी है, वो ज्यादा मार रहे थे, आपने एक मारा, बस इसी बात का कसक है। वेद प्रकाश जी, बहुत जल्दी से कंक्लूड करेंगे भाई। एक अच्छा उदाहरण बहन दुर्गा जी ने भी दिया है। उन्होंने जो उदाहरण दिया, वो कह रही है कि बीजेपी ने समझ लिया है कि रजिस्ट्री करा ली। असल में दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं। जब सत्ता में आते हैं ना, तो वाकई भ्रम हो जाता है कि अब हमारी रजिस्ट्री हो गई, लेकिन जब फिर से चुनाव होता है और कुछ बदल जाता है, तो वो खुद में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने तो रजिस्ट्री करा ली थी, ये कब्जा किसी और का कैसे हो गया। उसी स्थिति में मुझे लगता है विपक्ष है, या वाकई उस भ्रम में बीजेपी है। मैं बहुत बात साफ कर देता हूं कि जब जिस तरीके की राजनीति विपक्ष कर रहा है, और विपक्ष को इस बात की अनुभूति हो चुकी है कि वास्तव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नाम अब सत्ता को रजिस्टर कर दिया है, और इनके पीडीए के नेता ने कहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। ओवैसी जी ने कहा है, वो इनके अपने लोग हैं। जब पीडीए की बात आई थी, तब इन्होंने कहा था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय की पाबंदी है। सवाल इसी बात का था कि जब बात होती है डीएनए की, शुरुआत होती है डीएनए से, बात जाती है कहां तक कि अब आपने मानहानि कर दिया है, नोटिस लीजिए।
लेकिन जब इस पर चर्चा शुरू होती है तो ये सब किनारे हो जाता है और तब मुद्दे आ जाते हैं। बेटियां आ जाती हैं, महिलाएं आ जाती हैं, एनीमिया आ जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, प्रदेश में कुछ है ही नहीं, प्रदेश में पहले भी क्या नहीं था और अब क्या नहीं है। इस पर चर्चा आपके दौर में भी हुई, आगे भी होगी और अभी भी हो रही है। लेकिन फिलहाल जंग जारी है दो नेताओं के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। लड़ाई कब तक छिड़ेगी, लंबी जाएगी या शीत युद्ध होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। नमस्कार। यूपी में डीएनए की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि यूपी में इन दिनों पोस्ट वॉर के साथ साथ पोस्टर वॉर चल रहा है। यानी गोल बदला तो गोल पोस्ट भी बदल गए। अब तक तो डीएनए पर झगड़ा था, अब इस झगड़े का एजेंडा भी बदल गया। लखनऊ की सड़कों पर इस नए एजेंडे का ऐलान दिखा। बीजेपी के लोग मिशन में जुट गए। अखिलेश यादव माफी मांगो वाला कैंपेन अब तैयार है। तैयारी तो विरोधी पार्टी की भी है। सपा के लोग भी स्वास्थ्य विभाग की पोल पट्टी खोलने निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के औजार और हथियार जुटाए जा रहे हैं। लखनऊ में कई चौक चौराहों पर सवेरे ही अखिलेश यादव माफी मांगो के पोस्टर लग गए। अखिलेश यादव के घर के आसपास भी ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे मानिए माहौल बना दिया। कोशिश ये बताने की कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, माफी तो गलती करने पर होती है। बीजेपी ने यूपी में घोषणा कर दी कि अखिलेश ने गलती की है और गलती ब्रजेश पाठक से पंगा लेकर की है, तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। इस तरह के भाषा का प्रयोग करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए मेरे ख्याल से ये डूब मरने वाली बात है। मैं तो केवल ऐसे ही कहूंगा, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। और राजनीति में इतना गिरना मुझे लगता है कि ये अपने आप में निंदनीय है। और हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, उसमें भाषाई मर्यादा हमेशा सबसे उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक विरोधी और शारीरिक विरोधी कभी नहीं बनना चाहिए। और मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख करके आम जनमानस में बहुत ही सकारात्मक संदेश देना चाहिए, ना कि ऊट पटांग की बात करके उनके जनमानस के मन में पार्टी और व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता लाना। इधर तैयारी समाजवादी पार्टी की भी पूरी है। अखिलेश यादव के लोग काम पर लग गए हैं। कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया था। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवालों की लंबी लिस्ट बन गई है। समाजवादी पार्टी के लोगों को डिप्टी सीएम के मंत्रालय की पोल खोल करने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियां दिखाने के लिए वीडियो जुटाए जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक से चल रहे झगड़े में अखिलेश ने खुद ही कल शीत युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन अब उनका मन बदल गया है। आज फिर से शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ही की। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। डीएनए के बहाने मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर अखिलेश राज से जुड़ी कई विवादों का जिक्र किया। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉनों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अब तक तो लड़ाई सोशल मीडिया में थी, लेकिन ऐसा कहीं न हो कि ये युद्ध अब सड़कों पर दिख जाए। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सपा मीडिया सेल की ओर से एक अभद्र टिप्पणी के बाद ये पूरा भयंकर बवाल मचा हुआ है, जिसने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को डीएनए चेक करवाने की सलाह दी थी। हालांकि सपा मीडिया सेल की तरफ से इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर बीजेपी के लोग अखिलेश यादव और सपा को घेर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं फिलहाल कि ये विवाद खत्म होगा। मेरी मांग होगी कि हमारी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसके हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सीनियर लीडर हैं और कई बार एमपी रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे ज़्यादा बार एमपी हमारे सांसद रहे हैं। तो हमारे सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको सांसद रत्न से सबसे पहले एक नंबर पर उनका नाम होना चाहिए, मैं मांग करता हूँ। और देश के भविष्य हैं और देश के प्रधानमंत्री के चेहरा है, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करेगी तो पूरी देश की जनता देख रही है। इसलिए सबसे पहले मैं मांग करता हूं उनको सांसद रत्न आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाना चाहिए और उसके लिए क्षमा भी मांगना चाहिए उन लोगों जिसने इस लिस्ट को बनाया है।
दरअसल समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर कथित तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये बवाल मचा। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया, फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इस तरह से ट्वीट पर ट्वीट चलते रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं, क्योंकि डीएनए को लेकर सपा भड़की हुई थी, अखिलेश यादव भड़के हुए थे, कहानी श्री कृष्ण से भी जुड़ी और फिर यदुवंशियों तक भी आई। कहानी भगवान कृष्ण बनाम शिशुपाल की भी हुई। संकेत से ही विरोधी को निपटाने की तैयारी की गई। बात शुरू हुई थी डीएनए से, फिर लड़ाई पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक में नजर आती है। अखिलेश यादव कहते हैं हम यदुवंशी हैं और हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है। बात रात तक थी, लेकिन जब सुबह होती है तो पाठक शिशुपाल का प्रसंग लेकर आते हैं और फिर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग सुधर जाएं, वरना शिशुपाल जैसा हाल होता रहेगा। ब्रजेश पाठक लगातार सपा के डीएनए पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी जिसे धूर्त भाषा कहा जाता है, जिसे बोला या फिर लिखा नहीं जा सकता, और जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को टैग किया और फिर अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को। कुल मिलाकर यूपी में डीएनए पर दंगल जारी होने के साथ साथ अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लड़ाई सोशल मीडिया के बाद सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।